नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छी होंगी। मैं आपका फिर दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये मेरा नहीं आपका, यह सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और भी लोगों से बोलिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 18वीं क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी की 17 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से क्वेश्चंस को कवर किया था। देखिए, एक क्वेश्चंस जितने तरीके से पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैंने सेम टू सेम लिया है, जिससे कि आप लोगों को पता सके कि इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लाइन तारीख से ले रखा हुआ है मैंने, एकदम लाइन से ले लिया है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला, भारत पर शासन करने वाला पहला मुगल राजवंश कौन सा था। राजवंश कौन सा था। खिजली राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश या तुगलक राजवंश। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, गुलाम वंश को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मामलुक राजवंश। ठीक है ना, कहीं कहीं ये मामलुक राजवंश मिलता है और कहीं कहीं आपका गुलाम वंश मिलता है। यहाँ से आपसे मामलुक राजवंश के बारे में पूछे या गुलाम वंश के बारे में पूछे तो याद रखिएगा एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। पहला मुस्लिम शासक कौन था। अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन। ये तो भैया बहुत बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इससे पहले जो था शासक, नाम याद रखिएगा, इल्तुतमिश। अगर ये सिंहासन को ग्रहण कर लेता या सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर लेता तो ये पहला व्यक्ति होता जो दिल्ली पर अपना शासन करता, मतलब दिल्ली पर करता या भारत में पहला शासक होता जो मुस्लिम होता। कहने का मतलब ये है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन जो इल्तुतमिश है, वास्तविक तौर पर दिल्ली का शासक पहला माना जाए तो इल्तुतमिश को ही माना जाएगा भाई, सीधी सी बात यह है, क्योंकि उसने सुल्तान का पद स्वीकार नहीं किया था। इसने क्या किया था, कोई एक खलीफा थे जिन्होंने इसे सुल्तान ए आजम, क्या नाम है, सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है ना, सुल्तान ए आजम की उपाधि इसको दी थी। तो उसे लेकर के ये भैया खुश हो गया। वो कहते हैं ना कि बच्चे को खिलौना दे दिया जाए, तो इसको भी एक खिलौना पकड़ा दिया गया, हो गया काम। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। देखिए, पोलो या चौगान, बात एक ही होती है। पोलो और चौगान को कैसे खेलते हैं ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, घोड़े पर सवार होकर के एक डंडे से, घोड़े पर सवार, ठीक है ना, घोड़े पर चल करके इसको, मतलब घोड़े पर बैठते हैं और उससे एक डंडे से थ्रो मारने का काम करते हैं। ठीक है ना, बॉल के थ्रू को मारते हैं फिर खेलते हैं। लेकिन इनमें से बात होती है कि भैया इसमें से मरा कौन। देखिए, इल्तुतमिश तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बलबन बिल्कुल नहीं हो सकता, नवाजुद्दीन मोहम्मद बिल्कुल नहीं। तो बात आ जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ही मरा था भैया। उस टाइम पर भैया ये बड़े बड़े हॉस्पिटल थोड़े ना थे। देखिए, मशहूर है आपका क्या नाम है, हमारे आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, उस टाइम पर थोड़े ना था। होता तो भैया शायद कुतुबुद्दीन ऐबक जी बच जाते उस टाइम पर, क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन था भैया। देखो, इल्तुतमिश तो पहले की बात है, लेकिन इसका जो आंसर सही रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का भैया क्या था, गुलाम था। देखो, मोहम्मद गौरी की जो लड़की थी
वो इसी के साथ में सेट हो गई थी, कहने का मतलब ये है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की लड़की को सेट कर लिया और उससे शादी बना ली, और यहाँ का बन गया क्या, शहंशाह। वैसे उस टाइम पर सुल्तान की उपाधि का प्रावधान था, ठीक है, शहंशाह का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? मामलुक मतलब गुलाम वंश, ठीक है ना, मामलुक मतलब गुलाम वंश ही है। इसका रजिया सुल्तान तो बिल्कुल नहीं है, बख्तियार और ये इल्तुतमिश बिल्कुल नहीं हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। भैया मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, तो उसने ही क्या है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एलवारी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? एलवारी वंश में दिल्ली सल्तनत का पहला कौन था भैया शासक? ये पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? एलवारी के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए एलवारी वंश मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश था। अब देखिए प्रथम शासक तो था, लेकिन ये जो है इसने क्या है, वो बोलते हैं ना, सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। शासक तो था, सुल्तान की उपाधि इसने प्राप्त नहीं करी थी, तो इस वजह से ये पहला मुस्लिम शासक नहीं बन पाया, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। पहला तो कौन बना था? तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका जो टाइम पीरियड था वो 1211 से लेकर के 1236 के बीच का था। कितने का था? 1211 से लेकर के 1236 के बीच में था इल्तुतमिश का शासन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो क्या था, एक तुर्क था। कौन था? तुर्क था। इसने क्या किया था, अपना जो है पद की स्वीकृति किस खलीफा से प्राप्त करी थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी बात पूछें तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक तुर्क था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? यानी जो इल्तुतमिश की जो कब्र है वो किस नाम से जानी जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो ये किस नाम से फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, कुतुब मीनार इज द राइट आंसर, कुतुब मीनार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अच्छा इसको छोड़िए, इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता? सामंत, बंदगान, इक्तादार, मुक्तिस? किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, उसका जो नाम था वो वंदगान था, वंदगान, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना भैया। इसके टाइम पर खरीदा जाता था। देखिए इल्तुतमिश का जब शासन था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितना था, 1211 से लेकर के 1236 के बीच में। इस टाइम पर जो भी मतलब लोगों को बेचा जाता था उनको वंदगान बोला जाता था, और ये कहाँ पर? सैन्य सेवाओं को देने के लिए खरीदते थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये एक विशेष टाइप के गुलाम होते थे जिनको पहले से तैयार किया जाता था और सैन्य सेवाओं के लिए बेच दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हौज ए सुल्तानी एक है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपको MTS में पूछा गया था, MTS 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, MTS 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और एक दो क्वेश्चन में और पूछा गया, एक दो जगह पर और पूछा गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या था, एक बड़ा जलाशय था,
क्या था, एक जलाशय था, हौज सुल्तानी जो नाम की जगह है, ये एक क्या था, बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना भाई, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश 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 ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। देखिए बात कह रहा है तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के रूप के समूह में, who has organized his trusted nobles in a group of 40s known as the Turk-e चहलगानी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। देखिए सीधी सी बात है, जो इल्तुतमिश था इसने क्या किया था, इसने जो तुर्कानी ए चहलगाम में 40 के समूह की बात करी थी। 40 के समूह का मतलब होता है 40 गुलाम सरदारों का समूह। इसको क्या बोला गया था, 40 गुलाम, जो तुर्कान ए चहलगानी जो था ना, इसका मतलब था 40 गुलाम सरदारों का समूह। किसने स्थापना की थी इसकी, इल्तुतमिश ने स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें वो लोग होते थे जो कि इल्तुतमिश की मतलब शासन व्यवस्था में क्या करते थे, सहायता करते थे, इल्तुतमिश की सहायता करते थे, सीधी सिंपल सी भाषा में बोल दूँ तो। ठीक है ना, और इस ग्रुप को भैया बलबन ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को भी। चलिए नेक्स्ट। अब 11वां प्रश्न है आपका, चांदी का सिक्का मतलब टंका किसने चलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम खान। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश इज द राइट। किसने चलवाया था, सुल्तान इल्तुतमिश ने। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का जो मुद्रा प्रणाली है, जो मुद्रा प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। किसका, इल्तुतमिश का। अब ध्यान रखिएगा, उस टाइम पर ना 2 टाइप के चांदी के सिक्के चले थे, एक था आपका जीतल और टका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टका किसने चलवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थीं? कहने का मतलब ये है, कोई बलबन नाम का व्यक्ति है जिसने बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों, मतलब अब सुल्तान जितने भी होंगे उनमें से, ये आपके नीचे दे रखे हुए ये है, किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। मतलब कहने का मतलब ये, राक्षस तो पहले ही था, अब भयंकर राक्षस और बन गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो ए रुकुद्दीन फिरोज, आराम शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महसूद। किसका नाम सही है इसमें से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पर बहुत सारी ताकतें अपने अंडर कर ली थी। मतलब कहने का मतलब ये है, उस टाइम पर जो वास्तविक शक्तियां थी ना शासनकाल, जैसे ये कठपुतली की तरह चल रहा था, और बाकी की जो सारी की सारी शक्तियां थी वो किसके पास थी, बलबन के पास में थी। जैसे मान के चलते हैं ना, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो एक मतलब मान के चलिए सारी शक्तियां उसके अधीन होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन काम किसके अकॉर्डिंग करता है, वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग काम करता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए
अब बलबन ने क्या किया था भैया, 1249 में अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किससे करा दिया था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से करा दिया। ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, अपनी बेटी से शासन जो नसरुद्दीन है उससे अपना ब्याह करा दिया 1249 में। 1249 में अपनी बेटी का ब्याह किससे करा दिया, नसरुद्दीन से करा दिया। उसके बाद में उलुग खां की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक पद मिला था इसको, नायाब ए ममलिकात। देखिए, नायाब ए ममलिकात किसको मिला था भैया, बलबन को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 1266 में इसने क्या कर लिया था, दिल्ली की गद्दी पर अपना आसन बना लिया। कहने का मतलब ये है, पहले उसने अपनी बेटी के साथ में शादी करवाई उसकी, फिर उसने क्या किया था, बहुत बहुत बड़े बड़े इसको वो दे दिए, पद दे दिए, जिसमें से उगल खां की उपाधि इसको अलग से मिल गई, और साथ में नायाब ए ममलिकात इसको अलग से मिल गया पद। और कुछ टाइम बाद में बलबन की जो दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया, मतलब आसन अपना बना लिया उसने। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट। अब 13वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसने किया था, कोई बता सकता है। नसरुद्दीन महमूद शाह, शाह रह गया वही लगाना, शाह और लगा लीजिए, ये हो गया, शाह ने किया था भैया। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का जो प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, नसरुद्दीन शाह ने गयासुद्दीन बलबन को अपना क्या कर दिया था, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिसके बाद 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। ठीक है ना, किसने संभाली थी, नसरुद्दीन शाह ने संभाली थी, नसरुद्दीन महमूद शाह ने संभाली थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। तबकात ए नासिरी, याद रखिएगा, तबकात ए नासिरी 2021 के जो सीजीएल हुआ है उसमें पूछा गया था, ये सीजीएल में ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन 2021 वाले में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात समझ में आई तो किसने लिखी है इसकी बात हम पूछ रहे हैं। अमीर खुसरो, गयासुद्दीन वरनी, मिनहाज उस सिराज या अल वरूनी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। मिनहाल उज सिराज ने इस पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा था, मिनहाल उस सिराज। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो किताब है इसमें कितने चैप्टर थे, 23 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे, 23 चैप्टर थे। और ये जो की है सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक सक्षम एवं योग्य थी। जियाउद्दीन वरीन, मिनहाज ए सिराज, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, मिनहाज ए सिराज, मिनहान ए सराज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनहाज ए सराज इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो रजिया सुल्तान है उसके बारे में भैया इन्होंने ही लिखा था और इन्होंने ही बताया था कि भैया ये अपने भैयों से ज़्यादा अधिक विद्वान और साहसी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। भैया दिल्ली सल्तनत की लास्ट कौन थी, सभी को पता है, अब मैं क्या बताऊं, रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान। ठीक है, कौन थी, रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका थी रज़िया सुल्तान, जो कि कितनी थी, 1236 से लेकर के 40 के बीच में इन्होंने अपना शासनकाल चलाया था, मात्र 4 साल के लिए। ठीक है, मात्र 4 साल के लिए इन्होंने शासन चलाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो सीधी सी बात है, जब कोई महिला आगे बढ़ती है और शासन वासन की जैसी चीज़ों पे जाती है तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, लोग बाग जो होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये किसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा सक्षम थी राजनीतिक मामलों में और धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा सक्षम थी, इनकी दूरदर्शिता बहुत आगे तक की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम, डैश लगा रखा है, रज़िया बेगम। ठीक है, रज़िया बेगम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, सुल्ताना रज़िया के पिता कौन थे। सुल्ताना रज़िया के पिता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश थे, बलबन थे, कैकुबाद थे या मोहम्मद तुगलक थे। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये जो इल्तुतमिश जी थे इनकी ही पुत्री थी ये रज़िया सुल्तान या सुल्ताना रज़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया था रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से लेकर के 40 के बीच में रहा था और इन्होंने मात्र 4 साल के लिए अपना शासन किया था। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्लास को थोड़ा आराम से किया था और अच्छे तरीके से भी बताया था। बस मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए या फिर उनके पास में वीडियो शेयर कर लिया कीजिए, जो कि वो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और मटर गश्ती करते रहिए। थोड़ी बहुत मटर गश्ती करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं।